Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of teaching aptitude, that is for paper number 1 of UGC NET. We have completed almost 13 classes, and today we are going to discuss on the adults and learners, their introduction along with their characteristics, right? तो आज जो है अडल्ट एंड लर्नर की बात करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन की और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ के आज की क्लास जो है वो खत्म करेंगे। आई होप दैट कि पिछली क्लासेस जो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होंगी। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए जल्दी से क्लास खत्म करेंगे। आई होप दैट कि जल्दी जल्दी आप लोग भी काम कर रहे होंगे, क्योंकि आगे आने वाले चाहे यूजीसी नेट का पेपर हो, जहाँ तक मुझे लगता है कि विद इन 2 मंथ ये पेपर शायद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो विद इन जो टाइम पीरियड है लगभग 2 महीने में हम जल्दी से सिलेबस अपना खत्म करें। इट्स ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट on the behalf of you, and I will do my work, you have to do of yours, right? चलिए चल पढ़ते हैं फिर आज की क्लास में। फिर तो अडल्सेंट लर्नर होता क्या है? पहले तो जो अडल्सेंस है वर्ड, वो लैटिन वर्ड adolescere. Adolescere is a Latin word that meaning to grow to maturity. ठीक है, तो अडल्सेंट जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? लैटिन भाषा से आया है। और लैटिन भाषा के किस वर्ड से? अडोलेस्केयर। अडोलेस्केयर जिसका मतलब क्या होता है कि बड़ा होना, और बड़ा होके फिर समझदार होना। ठीक है, मेच्योरिटी। चलिए, द लर्नर टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग ओवर द एज ऑफ 25। मोस्ट ऑफ द लर्नर जिनको अडल्ट लर्निंग में रखा जाता है, लर्नर्स में रखा जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनकी एज जो है वो एटलीस्ट कम से कम 25 की होनी चाहिए, एंड possessing the characteristics that separate from traditional learner population। वो उसको क्या होता है? वो ट्रेडिशनल मतलब जो पुरानी तरह से एक एजुकेशन सिस्टम हमारा चला रहा है उस तरह से पूरा नहीं होता। बेसिकली क्या है, आप कुछ इस तरह से समझिए कि कुछ ऐसा हुआ जैसे कि आपने कुछ एजुकेशन गेट करी है, फिर किसी वजह से आपने बिजनेस शुरू किया, या किसी भी वजह से एक लॉन्ग गैप आया 3-4 ईयर का, फिर उसके बाद जो एजुकेशन आप शुरू करेंगे that also will come into the category of adolescence learning। ठीक है, चलिए, मैच्योरिंग इन्वॉल्व नॉट ओनली फिजिकल बट आल्सो द मेंटल ग्रोथ। तो मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली वो मैच्योर हो जाए, द मैच्योरिटी इन मेंटल फैकल्टी इज आल्सो नीड टू कंसीडर ओवर हियर, राइट? अगला है adolescence is the stage between the childhood and adulthood। अब इसको आप और अच्छी तरह से समझें, ये अडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच की स्टेज है। WHO इसके बारे में क्या कहता है? द WHO डिफाइंस adolescence both in term of age spanning to the age between 10 to 19 years। अब इसको और ज़्यादा सिग्निफाई करेंगे, वो क्या होता है कि adolescence की जो एज है पर्टिकुलर, वो जो आपका इन्वायरमेंट है उससे भी काफ़ी अफेक्ट होती है। कुछ कैसे कंट्री है जहाँ अडल्सेंस की एज जो है वो लिटिल बिट जल्दी आती है, कुछ ऐसे हैं जहाँ थोड़ी सी पीछे रहती है, राइट? चलिए, इन इंडिया अडल्सेंस इज अ फेज दैट इज मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन पर्टिकुलरली इन टर्म ऑफ एज। इंडिया में इसको एज के टर्म में डिफाइन करना उतना इजी नहीं है। ये क्यों नहीं है? चलिए यहाँ देखेंगे हम। द क्लासिकल एज बाय ग्रुपिंग ऑफ द अडल्सेंस इज बिटवीन 11 to 18 ईयर। अब इसको दो उसमें पार्ट में तोड़ा गया है। उन कौन कौन से दो पार्ट में इसको तोड़ा गया है? 11 to 18 ईयर फॉर द गर्ल्स, और बॉयज के लिए 12 to 18 ईयर्स या 12 to 19 ईयर्स। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए। अच्छा, इसके बारे में जो जीन पियाजे हैं काफ़ी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ये कॉग्निटिविस्ट इनको भी इनको बोला जाता है। तो कॉग्निटिविस्ट पियाजे, जो जीन पियाजे हैं, वो क्या कहते हैं? फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल जो उनकी डेफिनेशन है एडल्सेंस के बारे में, वो क्या है, उनका व्यू पॉइंट क्या है, वो देखते हैं। एडल्सेंस इज एज व्हेन द इंडिविजुअल बिकम इंटीग्रेटेड इनटू द सोसाइटी ऑफ एडल्ट्स। ठीक है, द एज व्हेन द चाइल्ड no longer feel that he is below the level of elder but equal at least in right।
तो वो कहते हैं कि ये एक ऐसी पर्टिकुलर एज है जिसमें कि कोई बच्चा जो है वो बच्चे जैसे उसकी फीलिंग नहीं रह जाती है, वो एक एल्डर्स के लेवल में पहुंच जाता है। ठीक है, एट लीस्ट कम से कम उसकी जो इसका कहने का परिप्रेक्ष्य है वो इस तरह से आप समझ लीजिए कि एटलीस्ट कम से कम वो चीजों को अपनी तरह से समझने लगता है। ठीक है, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। Some psychologists have divided it into the two groups. दो ग्रुप्स ने कुछ कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनने क्या किया है, उन्होंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वो कैसे, अर्ली एडल्सेंस 12 से 16 साल तक, और लेट एडल्सेंस को किसमें किया गया है, 17 से 19 साल तक। ठीक है, चलिए चलिए बेहतरीन, बहुत अच्छे। सो और बेसिकली अब रहेगा क्या, एडल्सेंस लर्निंग ये समझ लीजिए कि एटलीस्ट कम से कम ग्रेजुएशन में तो पहुंच ही जाएगा इंसान तब तक। So educational psychology study the human behavior in the educational situation and objectives in bring about the desired changes in the behavior of the child. Hence, the importance for the teacher to know the changes takes place into the human body or a child as a result of growth and development. तो ये टीचर को जानना बहुत जरूरी है कि किस टाइप की ग्रोथ और डेवलपमेंट के ट्रेड पे वो चल रहा है। कई एक बार ऐसा होता है कि फिजिकली मैच्योरिटी अगर बच्चे में आ जाती है बट मेंटली ही इज नॉट मैच्योर्ड इनफ, राइट। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो फिजिकली मैच्योरिटी से पहले ही मेंटली मैच्योर हो जाते हैं काफी। तो इन सारी चीजों का भी ध्यान एक टीचर को रखना पड़ेगा, राइट। सो अर्ली एडोलेसेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द लाइफ. These are the years during which each individual forms his or her adult personality, basic values and attitude. इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे कि अर्ली टाइम में जो कोई भी इंसान रहता है वो इन तीन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस रहती है। किस पे, अडल्ट पर्सनैलिटी, बेसिक वैल्यूज क्या है उसकी, और वो किस तरह का एटीट्यूड रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दे सीक ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, मतलब अपने आप से करना सीख जाता है चीजों को, अपने आप किस तरह से चीजों को हैंडल करना है वो उसको आने लगता है। दे आर द नेचर एक्सप्लोरर, क्यूरियस एंड एडवेंचरसम। ठीक है, वो नेचर को एक्सप्लोर करने की जिज्ञासा उनमें होती है, ये क्यूरियोसिटी उनके अंदर रहती है कि वो नई नई चीजों को जाने। किसी भी चीज को अगर वो देखता है तो उसको और अच्छी तरह से जानने की लालसा उसके अंदर आती है। ठीक है, एडवेंचरस मतलब कुछ खतरनाक चीजें भी करने के लिए, ट्राई करने के लिए वो पीछे नहीं हटता। They have intellectual capacity occasionally selected by the traditional schooling, right? They learn best through the interaction activity rather than the listening. तो पार्टिसिपेटिव एक्टिविटीज की जो बहुतायत है वो बढ़ जाती है यहाँ पे। The physical and social development become priorities. They are sensitive, valuable and emotional. इन चीजों का भी काफी महत्व तो यहाँ पे बढ़ जाता है। सेंसिटिविटी, वो चीजों को समझने लगते हैं, पूरी तरह से सेंस करने लगते हैं। इवन दैट a man is not providing you the clear cut message on the behalf of some clues, you can sense that what is the meaning to say by that person. वैल्यूबिलिटी हमें समझने आने लग जाती है कि वनरेबिलिटी क्या है उस पर्टिकुलर जो भी टॉपिक है या जो भी गुड्स है, सोसाइटी है, तो उसके साथ हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट है वो किस तरह का है। और ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हमारी हेल्प करती हैं। दे आर ओपन इन्फ्लुएंस बाय द सिग्निफिकेंस अदर इन देयर लाइव्स, द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टुडे टीनेजर फॉर पॉपुलेशन अलाइंड फ्रॉम सोसाइटी, राइट। चलिए अब जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठे हुए हैं तो आई होप दैट कि आप इसको नोट डाउन करेंगे। ये इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं खूब अच्छे खासे, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से आपको आउटलेट एक तरह से प्रोवाइड हो जाएगा कि किस तरह से जो पर्सपेक्टिव्स हैं एडोलेसेंस डेवलपमेंट के, उनको वेरियस जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने किसने किस तरह से किस पर्सपेक्टिव में बात की है। ठीक है, तो हम मतलब डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारा अभी विषय नहीं है बहुत ज्यादा मतलब एक्सप्लोर करने का। हम सिर्फ ओवरव्यू इसका जान लेते हैं कि बायो सोशल पर्सपेक्टिव में अगर देखें इसको एडोलेसेंस डेवलपमेंट को, तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने इसमें 1809 to 1882 बात की थी।
इन्होंने फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशन की जो एक्सप्लेनेशन इनके द्वारा दी गई, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैनली हॉल ने 1844 टू 1924 रिकैप्सुलेशन थ्योरी या रिकैप्सुलेशन के बारे में इन्होंने काफी बात की है, तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिज्मिक पर्सपेक्टिव अगर देखेंगे तो आप सिगमंड फ्रूड ने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है काफी, 1856 टू 1939, और इसको दो पार्ट में इन्होंने दो तरह से मतलब एक्सप्लेन किया था, एक फाइलोजेनेटिक और दूसरा साइकोसेक्सुअल एम्फेसिस। अब फाइलोजेनेटिक में देखते हैं, एक ट्रेड है जो फाइलोजेनेटिक्स है, मतलब इसमें मोस्टली बात की गई है किसकी, जेनेटिक्स की, इनहेरिटेंस की बात करी गई है। तो आप खुद ही इसको समझ जाते हैं कि जैसे जीन पियाजे का नाम आता है, सिगमंड फ्रूड की एक जो ट्रेड है जिसमें फाइलोजेनेटिक्स की बात करते हैं, और जीन पियाजे का नाम जैसे ही जुड़ जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि कॉग्निटिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म की बात होने वाली है, ठीक है। तो इन्होंने कॉग्निटिव जो एस्पेक्ट था उसको ज्यादा एम्फेसाइज किया। फिर उसके बाद लॉरेंस कोलवर्क ने मोरल डेवलपमेंट की काफी बात की, ठीक है। और कार्ल गैलिगन ने मोरल डेवलपमेंट के साथ साथ जो मोरल डेवलपमेंट की बात करी वो किसके कॉन्टेक्स्ट में की, किसके परिप्रेक्ष्य में, वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में इन्होंने बात की थी, ठीक है। तो इतनी सारी चीज जो है वो आप याद रखेंगे। अच्छा, लॉरेंस कोलवर्क का जो मोरल डेवलपमेंट है उसको भी फिर दोबारा से फर्दर मतलब दो अलग अलग लोगों ने इसको क्लासिफाई किया है, जिसमें जेम्स फॉलर, इन्होंने फेथ डेवलपमेंट की बात करी, जबकि रॉबर्ट सेलमैन की बात करेंगे तो इन्होंने सोशल कॉग्निशन की बात करी। अच्छा, साइकोसेक्सुअल एम्फेसिस की बात करें तो इसमें कौन आते हैं, अन्ना फ्रूड, ठीक है, पीटर बोल्स, इन्होंने नियो फ्रूडिज्म, ठीक है, नियो फ्रीडियंस की बात करी है इन्होंने, और एरिक्सन जिसके बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, आप सब लोग भी जानते होंगे, काफी देयर इज अ वेरी फेमस नेम एरिक्सन, इन्होंने साइको सोशल एम्फेसिस की, मतलब साइको सोशल जो एक तरह से ट्रेड है उसकी, उस पर काफी एम्फसाइज इसको किया है। अब हम देखेंगे बाद में अब कॉन्टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव, ठीक है, दो पर्सपेक्टिव की हम पहले ही बात कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द कॉन्टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव। अब इसमें देखते हैं मार्गरेट मैड आते हैं इसमें, जिसमें एंथ्रोपोलॉजिकल फ्रेम, जितनी भी बातें इनकी रहेंगी वो मानव के क्रियाकलापों को रिलेटेड लेकर रहेंगी एंथ्रोपोलॉजिकल फ्रेमवर्क में, ठीक है। देन लेव बायोस की सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, सोशल कनेक्शनिज्म की बात इन्होंने करी कि सोसाइटी में किस तरह से डेवलपमेंट होगा, और बाकी कई सारी चीजें जब आगे अगर थ्योरीज में इसकी जरूरत होगी तो हम जरूर इसकी बात करेंगे। और लेव बायोस की तो बात हमें करनी पड़ेगी जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो जीन पियाजे और लेव बायोस को भूल जाए ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, और कोर्ट लुइन ने जो बिहेवियरल साइंस और फील्ड थ्योरी की बात करी है, यूरी बॉन ब्रेनर ने इकोलॉजिकल ओरिएंटेशन, और रिचर्ड की बात करेंगे तो डेवलपमेंट कॉन्टेक्सचुअलिज्म की बात इन्होंने करी है। तो इनका नाम जो है आप याद रखेंगे, इनके बारे में बहुत डीपली कभी नहीं पूछा जाता है, मोस्टली मतलब या तो रिलेटिविटी में पूछ लेते हैं कि कॉन्टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव के कौन कौन है, ठीक है। मतलब इनके पर्सपेक्टिव से आपको याद रखने हैं। मैं एक बार फिर आपको रिपीट करा देता हूँ ये पूरे, फिर से आप देख लीजिए कि जब हम बायोसोशियल पर्सपेक्टिव में कितने चार्ल्स डार्विन और स्टैनली हॉल आते हैं, फिर उसके बाद हम किस में आएंगे, ऑर्गेनिज्म पर्सपेक्टिव में जब हम आएंगे तो इसमें हमें फाइलोजेनेटिक्स और साइकोसोशल एम्फेसिस, इसमें कौन कौन रहेंगे, जीन पियाजे, पियाजे के बाद लॉरेंस कोलवर्क, देन गैलिगन। फिर उसके बाद जो मोरल डेवलपमेंट था उस पर फिर दोबारा से बात करी गई जेम्स फ्लावर और रॉबर्ट सेलमैन के द्वारा। फिर इसमें आएंगे तो आप अन्ना फ्रूट टर्टल बेल्स और एरिक्सन ने बात करी। इस पे कॉन्टेक्सचुअल के पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे तो मैड आते हैं जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल फ्रेम में बात करी, लेव बायोस की ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे बात करते हैं, ठीक है। और अब लुइन की बात करेंगे तो बिहेवियरल साइंस फील्ड थ्योरी, और उरे इकोलॉजिकल ओरिएंटेशन, रिचर्ड्स डेवलपमेंटल कॉन्टेक्सचुअलिज्म। अब चलिए, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। द थ्योरी ऑफ एडल्ट लर्निंग दैट एड्रेस द बेस्ट वे टू टीच द एडल्ट लर्नर इज कॉल्ड एंड्रागोजी ट्रेडिशनल। एक थ्योरी है एंड्रागोजी ट्रेडिशनल,
एंड्रोगोजी आप ये समझ लीजिए कि जो एडल्ट लर्निंग है, एडल्ट पेडागोजी है, उसको हम बोलते हैं मतलब एंड्रोगोजी। ठीक है, जो वयस्क लोगों को सिखाना रहता है वो किसमें, वो किसकी थियोरी होती है, एंड्रोगोजिकल ट्रेडिशनल थियोरी है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। द इंक्रीजिंग एनरोलमेंट ऑफ द एडल्ट लर्नर्स, द स्टूडेंट ओल्डर देन द कॉलेज एज 18 to 25 is ongoing trend in higher education, right? Adults when practical, goal oriented, problem centered learning can immediate help them deal with the life challenges। क्योंकि ये इस समय पे जब अडल्ट लर्निंग की बात करी जाए तो यहाँ एक तरह से परिपक्वता आ जाती है, मेच्योरिटी आ जाती है, चाहे वो फिजिकल मेच्योरिटी की बात हो या मेंटल मेच्योरिटी की बात हो। तो यहाँ बहुत ज्यादा मतलब सपोर्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं रहती है, जस्ट इंट्यूजन द स्टूडेंट नीड टू परफॉर्म द पर्टिकुलर वर्क। They have preferences for the way in which they learn. Some prefer learning by doing. यहाँ learning by doing का concept जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है, जिसको kinesthetics भी बोलते हैं। Other prefer learning by observing, मतलब visual method, देख के सीख जाना। While still other prefer learning by listening, मतलब आप सुन के भी मतलब चीजों को परसेप्ट करके सीखने का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे काफी फास्ट होता है, राइट? सो एडल्ट लर्नर आर नॉट अंडर द एनी कंपल्सन, देयर पार्टिसिपेशन इन लर्निंग सिचुएशन इज ऑफ देयर ओन डिसीजन आफ्टर परसीविंग द नीड ऑफ एजुकेशन, राइट? अब थोड़े से और कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं, क्योंकि हम ज्यादा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद ही इस क्लास को खत्म कर देंगे, राइट? सो व्हेन टीचिंग एडल्ट लर्नर there is a shift in the relation between the faculty member and students, and shift in a way to the learner will perceive the effectiveness of different teaching methods। यहाँ ये नहीं है कि एक तरह से टीचिंग लर्निंग टाइप की चीज मोस्टली खत्म सी हो जाती है इस स्टेज में आके। इस स्टेज में जैसे कोलैबोरेटिव लर्निंग आप बोल सकते हो, कोऑपरेटिव लर्निंग, इस टाइप की चीजें आप आती हैं। जैसे आप एक रिसर्चर स्कॉलर हैं और रिसर्च पे काम कर रहे हैं, तो आपके मोस्टली जो टीचर होते हैं वो आपको इस तरह ट्रीट नहीं करते कि जैसे आप छोटे बच्चे हैं। दे विल वर्क विद यू जस्ट लाइक एज कोलीग, राइट? क्योंकि आपकी जो इफेक्टिवनेस होती है, जो परफेक्शन होती है, वो ज्यादा बेहतर होती है। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स हैं उनको एवे ही नहीं यूज कर सकते आप। यू हैव टू बी द वेरी स्पेसिफिक एंड यू हैव टू मूव विद द क्लैरिफाइड गोल ओरिएंटेड टीचिंग मेथड्स। Okay, so adult instructor must honor to the life experiences student bring to the classrooms by making sure that tap into the wealth of wisdom whenever it is appropriated. The relaxed learning environment should be created to the adult learner. They should be in position of anything instructor to who should only listen carefully, teaching moments and take advantages of them. Even the time of class meeting need not to be force them to convince of the instructor। ऐसा नहीं होगा कि जबरदस्ती टीचर ने कुछ बोल दिया और स्टूडेंट के पास कुछ और इंफॉर्मेशन है तो आप उनको जबरदस्ती डरा या धमका के वही चीज करा दो। तो ऐसी चीज भी यहाँ पे नहीं होती। अब जो रियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैंने कुछ पॉइंट्स में लिखी हैं, वो क्योंकि आपको ज्यादा अच्छे से वो समझ में आ जाएगी, तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि एडल्ट लर्निंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बेसिकली क्या है। चलिए, द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द सेलेक्टिव लर्निंग। ये नहीं है कि कुछ भी पढ़ लिया। अब कोई भी इंसान जिसके पास इतनी सारी नॉलेज है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, तो वो ये तो होगा नहीं कि वो उसको कुछ भी पढ़ा दो आप। सो नॉट वेरी इंक्लाइंड लर्निंग समथिंग दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन विच दे कैन नॉट सी द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। मतलब सारी चीज जब पता होगी, पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन होगा, तो उसके बाद ही सेलेक्टिव लर्निंग जो है वो एग्जीक्यूट करती है। द वेरिएशन लर्निंग स्टाइल, राइट? तो आपको कैसे सीखना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। मतलब वैरायटी ऑफ द टीचिंग मटेरियल्स एंड मेथड्स टू बी कंसीडर, डिफरेंसेस इनटू द लर्निंग स्टाइल, टाइम, टाइप्स एंड प्लेस ऑफ लर्निंग, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे कि किस तरह से आप टीचिंग मटेरियल को सप्लाई करेंगे आपके एडल्ट लर्निंग को। ठीक है, द प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच। आप देखो, जब बच्चा बहुत छोटा रहता है तब टीचर सेंट्रिक अप्रोच रहती है, ठीक है?
और एडल्सेंट्स लर्निंग से पहले क्या रहती है, स्टूडेंट सेंट्रिक। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ एक तरह से पूरी तरह से एप्लीकेशंस पे फोकस्ड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम पे काम करते हैं मोस्टली। द टेक प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच टू पार्टिसिपेट इन लर्निंग प्रोग्राम। जैसे आप रिसर्च स्कॉलर्स को देख लीजिए, रिसर्च स्कॉलर्स जो है वो मतलब खासे एग्जाम्पल हैं इसके। प्रैक्टिकल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, prefer to take the practical knowledge that will improve the skill, facilitate work and boost confidence. Self direction, feel that need to take the responsibility and self decision. Multi level responsibility means family, friend, teaching, work and the personal क्वालिटी टाइम। अब इसमें होता क्या है कि जब एडल्ट लर्निंग की बात आती है तो उसकी फैमिली भी होगी, उसमें फ्रेंड्स भी होंगे, टीचर्स का भी वर्क होगा, अपनी पर्सनल भी कुछ लाइफ है जिसमें अब उसको अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। तो ये सारी चीजों का क्या होता है, एक तरह से समन्वय करके चलता है, मल्टी लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है। राइट, यूज पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड रिसोर्सेज, पास्ट एक्सपीरियंसेस टू एनीथिंग न्यू एंड वैलिडेट न्यू कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन द प्रायर लर्निंग। क्योंकि जब एडल्ट जो लर्नर होते हैं उनके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस होता है। ओके, autonomy, adults typically prefer for the sense of control and self direction. They like the option and the choices for the learning environment. Even the adult who feels anxiety from self direction may learn to appropriate which approach if given proper and initial support. अच्छा, एनाटॉमी होने के साथ साथ जो लर्नर होते हैं, लर्नर क्या आप किसी भी स्टेज में पहुंच जाएंगे तो एक हल्का फुल्का कंफ्यूजन जरूर होता है जब आप सेल्फ डायरेक्शन पे जा रहे होते हैं कि कहीं मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस ऐसी सिचुएशन में उसको क्या होगा, एक सपोर्ट की जरूरत होगी, प्रॉपर इनिशियल सपोर्ट की, ठीक है। तो उस समय क्या करेंगे आप, सिर्फ आपको प्रॉपर वो इनिशियल सपोर्ट देनी है, उसके अलावा यू आर नॉट नीड टू डू एनीथिंग एल्स मोर देन दैट। गोल ओरिएंटेड, पहले ये फिक्स है कि उसको मालूम है कि किस तरह से उसको काम करना है, किस तरह के एक्सपीरियंसेस उसके पास हैं, कैसे प्रोसेस को हैंडल करना है। तो गोल पहले ही फिक्स होता है एडल्ट लर्नर्स के केसेस में मोस्टली। प्रैक्टिकल मतलब रेदर देन ऑफ हाइपोथेटिकल थिंग्स, मतलब प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा वर्क करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें मोस्टली रहता है क्या एडल्ट लर्निंग में, जो आपका वर्क रहता है वो गोल ओरिएंटेड रहता है, प्रैक्टिकल रहता है, लर्निंग बाय डूइंग वाला प्रोसेस ज़्यादा रहता है, चाहे वो विजुअल के थ्रू हो, ऑडियो विजुअल प्रोसेस हो, विजुअल प्रोसेस हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है उनको भी आपने कंसीडर करना है साथ में, ठीक है। आगे चलते हैं, द कॉम्पिटेंस एंड मास्टरी। द एडल्ट लाइक टू गेन द कॉम्पिटेंस इन द वर्क स्किल्स, इट बूस्ट टू द कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव टू द सेल्फ एस्टीम। लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस उसके पास होता है तो वो उन सब चीजों से भी सीखता है। द वेल्थ ऑफ नॉलेज, in the journey from childhood to adulthood, the people accumulate a unique store knowledge and experiences they bring into the depth and the breadth of the knowledge to learn in the situation, right? Purposeful मतलब ये यही है कि हमने सिर्फ जो चीजें हैं उनको हल्का सा क्या किया हुआ है, सिर्फ मोल्ड किया हुआ है अपने हिसाब से, rather than the things are like previous one. तो पर्पसफुल एक्टिविटी मतलब गोल ओरिएंटेड एक तरह से, ठीक है। चलिए, इमोशनल बैरियर्स मतलब थ्रू एक्सपीरियंसेस द एडल्ट्स आर फियर अ सब्जेक्ट एंड एंजाइटी अबाउट द सब्जेक्ट, टू फील एंगर्स एंड द फोर्स चेंज टू द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और द पॉलिटिक्स, राइट। These emotions can interfere with the learning process. The result oriented, we have already talked about it. And the outside responsibilities means the responsibility rather than that of education they have, like family, friends, our work, and these kind of the things. The potential physical limitations, depending on the age, physical conditions भी जो है उतना ज़्यादा physically active नहीं रहते हैं, जो जितना कि मतलब 12, 13 या 15 साल की एज में रहते हैं, क्या उससे छोटी एज में रहते हैं, तो more difficulty for the reading small fonts and some small images on the computer screen. Big picture, adult required to big picture view of what learning, they need to know the small parts fit into the landscape. Responsible for self, adult learner often take responsibility
of their own success and failure of learning. Need of community. Many self-directed adult learners prefer to learning community with whom they can interact, discuss questions and issues. तो ये सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस किया किसके बारे में, एडल्ट लर्निंग और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में। तो आज की क्लास में यही खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।